राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी कोटी। आज मेरे साथ हैं भाई कमलकांत जी गौरी, सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर हैं। इनका यूट्यूब चैनल है जनमत हरियाणा और बड़े सीनियर हैं, तब पुराने जर्नलिस्ट हैं, पुराने पत्रकार हैं और हरियाणा पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं, स्पेशली हरियाणा को कवर करते हैं। कमल भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। कमल भाई, आपको याद होगा सर, पिछली हमारी बातचीत हुई थी आज से करीब 10 दिन पहले, जी और उसमें आपने बड़ा स्पष्ट बताया था कि बहुत, तब जबकि सभी न्यूज चैनल, सभी प्रिंट मीडिया और सब लोग बच्चा बच्चा कह रहा था भाई कांग्रेस आ रही है और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। मुझे अच्छी तरह याद है सर, आपने कहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। जी डोंट, ये गलतफहमी में कोई ना रहे, बहुत कांटे की टक्कर है। तो सर आपकी भविष्यवाणी तो, आपका एनालिसिस तो सर अक्षरशः सत्य हो गया और जी। सचमुच आपकी कांटे की कृपा। टक्कर थी। हाँ जी। सचमुच कांटे की टक्कर थी, मात्र 1 लाख वोटों का बिल्कुल अंतर बिल्कुल रहा। बिल्कुल सीटें कांटे की बेशक टक्कर। सीटें बेशक कुछ कम ज्यादा हो गई हैं, पर जी। वोट शेयर और वोट तो सर बिल्कुल ही बराबर है। यस। 1 लाख वोट क्या होता है सर एक प्रदेश में? एक जी लाख 18,000 वोट का अंतर है दोनों पार्टियों का। जी जी बिल्कुल। सर क्या हुआ क्या है? जब अभियान शुरू हुआ था चुनाव, तो कांग्रेस वाकई बढ़त पे थी, काफी आगे थी, भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये मिराकल हुआ कैसे सर? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ शुरू से जो जो आधार बना कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका आधार ठीक नहीं था और उसका एनालिसिस करने में कांग्रेस ने और लोगों ने, खासतौर से जो वोकल वर्ग है हरियाणा का, उसने गलती कर दी। आपका जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स पर होने चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को भ्रमित करने लगेंगे और अपने आप अपनी सोच में जीने लगेंगे और उससे फिर आप धोखा खाएंगे। ये जो मूलभूत आधार बना कि एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस आ रही है, ये इस आधार पर बना कि लोकसभा के अंदर बीजेपी को 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। बीजेपी की उससे पिछली बार थी 10 सीटें। 10 सीटों में से वो घटकर 5 पर आ गई। अगर स्टैंड अलोन देखा जाए, वो पिछली बार से घटी, लेकिन अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो दोनों पार्टियां बराबर खड़ी थी। 5 उसके पास, 5 उसके पास। और बीजेपी तो थोड़ी सी अपनी मिसमैनेजमेंट के कारण 1-2 सीटें बहुत कम अंतर से हार गई, जैसे सोनीपत की सीट, जैसे हिसार की सीट। तो फैक्चुअल एनालिसिस जो होता है वो 3 चीजों पर होता है: सीट कितनी आई, परसेंटेज ऑफ वोट कितना था, और लोकसभा के चुनाव को अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कन्वर्ट किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये तीनों ही फैक्टर कांग्रेस ने अपने पक्ष में मान लिए, जबकि ये तीनों ही फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ थे, क्योंकि बीजेपी को स्टैंड अलोन में 5-5 सीटें आई। यहां आप बराबरी पे खड़े हैं। परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो बीजेपी का 1-8% ज्यादा ही था कांग्रेस से। और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको कन्वर्ट किया जाए लोकसभा के वोट को, तो बीजेपी 44 सीटों पर आगे थी, कांग्रेस 41 सीटों पर आगे थी, और एक सीट पर मात्र 2 मतों का अंतर था। यानी बीजेपी लगभग 45 सीटों पर खड़ी थी और कांग्रेस 41 पर। तो आपने ये कैसे मान लिया कि एंटी इनकम्बेंसी है? तो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। अब एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में कुछ था, लेकिन वो इतना नहीं था कि आपकी हवा बना रहा था। वो आपको, जो आप पिछली बार बहुत पिछड़े हुए थे, उससे आपको आगे ला रहा था, लेकिन खड़े आप बराबर ही थे। जो कांटा था वो बिल्कुल बराबर खड़ा था लगभग। बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा फालतू ही था, लेकिन मान लिया जाए कि बराबर था। आपने मान लिया कि ये तो बीजेपी गई, हम आए, नेचुरल वे में आए। तो ये जो कैलकुलेशन है,
ये मिस्टेक हुआ सबसे ज्यादा। उसके बाद जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा जी की चली, और कांग्रेस ये एनालाइज नहीं कर पा रही है कि हरियाणा का जो साधारण वोटर है, वो एक समाज से दबकता है, पीछे हटता है, वो है जाट समुदाय। कहीं कहीं गुजर से भी होता है, कहीं कहीं अहिंद से भी होता है। माफ कीजिएगा। क्योंकि ये हरियाणा की दबंग जातियां हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो 10 साल का राज किया, उसमें वो एक बार सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जाता था कि सोनिया गांधी इज असेट ऑफ कांग्रेस एज वेल एज सोनिया गांधी इज लायबिलिटी ऑफ कांग्रेस। वही स्थिति भूपेंद्र हुड्डा जी की हो गई है। ही इज असेट ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा इन सर्टेन पॉकेट्स, बट ही इज लायबिलिटी ऑल्सो इन होल ऑफ द हरियाणा। उनके नाम पर कुछ जो जिले हैं, वहां के लोग उनको भर भर के वोट देते हैं, बाकी जिलों के लोग जो है वो पीछे भागते हैं। तो लोकसभा में भी हुड्डा जी की चली सीटें देने में, विधानसभा में भी चली। उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी के टिकट बांटे। सारे के सारे टिकट, आपसे पहले भी बात हुई थी, लगभग 90 में से 80 सीटें उनकी मर्जी की बटी। जहां उनकी मर्जी की टिकट नहीं दी, वहां उन्होंने अपने साइड का विद्रोही खड़ा कर दिया। जैसे अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा। अब अंबाला शहर में वो विरोधियों को मनाने गए, क्योंकि निर्मल सिंह उनके आदमी थे जो अंबाला शहर से खड़े हुए, लेकिन वो पास की सीट जो है, जो एक सड़क का अंतर है, वहां चित्रा सरवारा को मनाने नहीं गए। इससे लोगों ने मैसेज पकड़ लिया कि इन्होंने तो अपने विद्रोही खड़े कर रखे हैं, ये चाहते हैं कि ऑफिशियल कैंडिडेट हारे और मेरा कैंडिडेट जीते। ये इनसे जो है गड़बड़ी हुई, अपने अपने ही पैर पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने शैलजा जी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, जबकि इनके वोट के आधार सिर्फ 2 ही वोटर हैं, एक जाट समुदाय और एक दलितों में चरमकार समुदाय, जिसकी संख्या 10-11% है हरियाणा। इन दोनों के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो दूसरे पक्ष को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। आपने सिर्फ अपने पक्ष को सफिशिएंट मान लिया। जो 21% जाट हिंदू है, 4-5% जो है वो जट सिख है, दोनों को मिला दें तो 25% हो गया। तो 25% से आप वोट जीतने की आप ये सोच रहे हैं कि इतनी हवा बन गई है कि 25% बेस के साथ मैं जीत जाऊंगा। इनके समर्थक ने शैलजा जी को गाली दी, उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, छोटे मोटा कुछ कह के छोड़ दिया। इससे जो है चरमकार समुदाय नाराज हुआ। बीजेपी के अनुसार उनको 30% चरमकार का वोट पड़ा इस बार, और वो 30% जो है वो बहुत बड़ा वोट है, क्योंकि वो इनका पक्का वोट था कांग्रेस का। वो निराश हो गया, और उससे ये भी मैसेज चला गया कि शैलजा जी को तो ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं। अगर अभी से उनको गालियां दे रहे हैं, उनको टिकट नहीं दे रहे, तो ये जो मैसेजिंग हुई ना कि हम चरमकार को कुछ नहीं देने वाले हैं, शैलजा जी को कुछ नहीं मिलने वाला है, और शैलजा जी इस बात पर अड़ी गई थी। शैलजा जी के एक बहुत करीबी हैं डॉक्टर अजय चौधरी। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, टिकट डिक्लेयर होने से पहले, शैलजा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, नारनौंद में, हिसार जिले में, और वहां डिक्लेयर कराई कि ये कैंडिडेट होंगे हमारे। हुड्डा जी ने जोर लगा दिया, इसको टिकट नहीं मिलने देना। तो ये तो एक बड़े नेता का अपमान है ना। जो डिक्लेयर कराया उसे तो सीधा मैसेज जाता है, अरे भाई तुम्हारी चिंता कौन है। जो इतना क्लोज हो उसको टिकट ना दिलवा पाई हो, चाहे गलती से वो कहा है, चाहे गलत था टिकटों से पहले, लेकिन एक व्यक्ति का सम्मान तो रखना चाहिए। तो वो वोटर भी टूट गया। तो गलत असेसमेंट ग्राउंड सिचुएशन का, और समय समय पर असेस ना करना,
जैसे हम लोग हैं, सुबह उठ के फोन लगाते हैं, हर अपना इलाके बांट लेते हैं, हाँ भैया क्या स्थिति है, हाँ भैया, तो पता चलता रहता है ग्राउंड सिचुएशन जो है, हाँ भैया टफ फाइट है, हाँ भैया। जैसे विनेश का था, मैंने एक व्यक्ति से कहा भी कि वो 10,000 से ज्यादा वोटों से नहीं जीत सकती। जिस दिन उसको टिकट मिला था, उस दिन उसकी वोट की संख्या बताई जा रही थी जीतने की 80,000, वो 50,000 हुई, आके 5,000 पर टिक गई, वो 5-6,000 पर, क्योंकि फाइट इतनी टफ हो रही थी। तो उससे आपको ग्राउंड सिचुएशन का पता चलता रहता। तो बीच में असेसमेंट ना कर पाना और एक फर्जी भीड़ खड़ी करना, फर्जी इन द सेंस, आपने पिछले 5 साल के दौरान 10 बंदों को कह दिया कि आपको रोहतक सीट है, 10 बंदों की पीठ थपथपा दी कि आपको टिकट मिलेगी। तो आपका जब जलसा पहुंचता था वहां पे, तो 10 के 10 अपनी भीड़ लेके आ जाते थे, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलनी थी ना। बाद में वो 9 विरोधी हो गए। तो आपकी जो आपके पक्ष में हवा दिखती थी, भीड़ दिखती थी, लोग दिखते थे, उत्साह दिखता था, दैट वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, दैट वाज नॉट ग्राउंड सिचुएशन। और इसके बाद और भी कुछ कारण रहे, सामाजिक समीकरण पूरी तरह से ना बना पाना, वही जाटों को ज्यादा प्रेफरेंस देना, तमाम चीजें जो है, बीजेपी की स्ट्रेंथ ना समझ पाना। बीजेपी की स्ट्रेंथ ये थी कि उसने नॉन जो भी कांग्रेस वोट है सारा इकट्ठा कर लिया है, और वो लगभग 60% है हरियाणा में। कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी तो भी वो आके 40 पे खड़ा हो गया। आपके पक्ष में जितनी भी प्रो इनकम्बेंसी है, आप फिर 40 पे खड़े हो गए। दोनों को 39-39% वोट मिला, 1% का अंतर है, बीजेपी को 1% ज्यादा मिला। और इसमें मेवात की वो सीटें भी हैं जहां कांग्रेस में मतलब ऑलमोस्ट सारा वोट उनको मिल गया, 100% वोट उनको मिल गया। तो परसेंटेज भी कई बार सही सिचुएशन नहीं बता पाती है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां आप 80,000 से जीत रहे हैं, 90,000 से जीत रहे हैं, तो परसेंटेज में गड़बड़ा जाता है। बाकी सीटों पर तो फिर आपका काफी वोट कम रह गया। तो ये तमाम कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस जो है उनको नुकसान हुआ। और मेरा तो मानना है कि हुड्डा जी अब लायबिलिटी है कांग्रेस के लिए। मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, वो रहेंगे तो कांग्रेस का आना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई है, वो इमेज किसी साफ सुथरे नेता की नहीं है। वो ये नहीं है, जैसे खर्ची पर्ची का मुद्दा, ये पिछले 5 साल से चल रहा है। पिछले इलेक्शन में भी इसने काम किया, इस इलेक्शन में भी इसने काम किया कि भाई आप एक आदमी पकड़कर ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने पैसे दिए। हर कोई बोलता है कि जी नहीं हमने पैसे नहीं दिए, हमारे बेटे की नौकरी लग गई और बिना पैसे के लग गई ना। ये दिस इज ए बिग रिलीफ। जहां आप जब आप फेवर करते हैं तो आप सिर्फ दबंग लोगों को फेवर करते हैं या पहुंच वाले लोगों को फेवर करते हैं। और जब आप मेरिट पे नौकरी देते हैं तो समाज का हर तबका आता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीपीएल फैमिली का हो, चाहे वो मध्यम क्लास का हो, हर तरह के लोग लगते हैं। तो ये तमाम फैक्टर रहे जो कांग्रेस पलटा खा गई जिसमें। जी सर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हुड्डा कांग्रेस के लिए एक लायबिलिटी बन चुके हैं और जब तक हुड्डा रहेंगे कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। अब एक बात बताइए, इस बार जाटों ने अपनी सारी पुरानी लीडरशिप को एकदम वो जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में सब साफ हो गए थे ना, कुरुक्षेत्र बना दिया जी। चौटाला परिवार पूरा साफ है, अभय बिल्कुल चौटाला हार गए, उधर दुष्यंत 5वें नंबर पे चला गया, वो तो घर के 2 लड़के बाई चांस जीत गए, बाकी जितने थे पूरी पार्टी साफ। जजपा साफ, इनेलो साफ, वीरेंद्र सिंह साफ, बंसीलाल का परिवार बीजेपी में चला गया छोड़ के। इनेलो में भी जो तो 2 लोग जीते हैं उनमें से एक बीजेपी का है। हाँ कल तक बीजेपी में था आदित्य चौटाला। जी। तो सर जाटों ने अपनी पुरानी लीडरशिप तो खुद ही खत्म कर दी, हरवा दी, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी। जो बिल्कुल पार्टी इनेलो इनेलो कभी 24-28% की पार्टी होती थी, आज वो 3% पे खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिसको पकड़ा
भाई जाटों ने सब कुछ छोड़ के हुड्डा को पकड़ लिया था, बिल्कुल। हुड्डा को आप लायबिलिटी बता रहे हैं यस, हुड्डा इज कि हुड्डा के भाई रहते आप कभी सत्ता में नहीं आती कांग्रेस, तो उधर अब जाट कहां जाएगा? नहीं, जाट को तो ये उनको स्वयं देखना है, लेकिन उनको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो उनमें भावना है कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, ये भावना उनको छोड़नी पड़ेगी। अगर हाँ, बाई चांस उनको ये लगेगा कि कोई बड़ा जाट लीडर उभर गया, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर तो हमारा ही होगा, तो जितना आप जिस चीज को जोर डालेंगे उतना नॉन जाट वर्ग इस चीज पर जोर डालेगा कि जाट तो नहीं होगा। इस बार यही हुआ है, ये फैक्टर ने भी काम किया है। आप जितना जोर डालिए, जितना आप धीरे 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 दबाव बनाएंगे, दबाव बनाने की आदत है, क्यों? क्योंकि वोकल कम्युनिटी है। वोकल कम्युनिटी है तो दबाव तो 2 साल पहले से शुरू हो जाता है कि हुड्डा जी, हुड्डा जी, हुड्डा जी। तो हुड्डा जी, हुड्डा जी, हुड्डा जी, वो धीरे धीरे चुनाव तक आते आते हुड्डा जी नहीं, हुड्डा जी नहीं, हुड्डा जी नहीं, दोनों प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से आप फिट नहीं बैठते। कांग्रेस को अपनी आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जब तक ये नहीं समझेगी कांग्रेस कि हमको फिर सर्व समाज की पार्टी बनना होगा, जैसे भजनलाल के टाइम में था। भजनलाल के टाइम में भी यही दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को उस वर्ग से निकाल के और सर्व समाज की पार्टी बना दिया। उसमें खूब पंजाबी भी होते थे, खूब सब होते थे, ब्राह्मण भी होते थे। इस बार मेरे ख्याल कांग्रेस का एक भी ब्राह्मण नहीं जीता, एक भी ब्राह्मण नहीं जीता। कुलदीप वत्स जीते हैं बादली से। और मतलब अगर आप देखें, उनकी संख्या देखें, तो बहुत ही मोस्टली जाट डोमिनेटेड है। तो जब तक ये चीज चेंज नहीं करेंगे वो कि हमको सर्व समाज को जोड़ना है और वोट बैंक्स भी जोड़ने हैं और एक अम्ब्रेला पार्टी बनना है जैसे पहले हुआ करती थी, वो अम्ब्रेला पार्टी अब नहीं रही। आप खाली अगर जाट और दलित पर भी फोकस करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर तो आप सर दो पर डिपेंडेंट हो गए ना। एक में से बीजेपी ने खेल कर दिया, मान लीजिए एक वर्ग को कुछ भी खेल कर दिया, तो आप तो फिर पंगु हो गए। तो सब तरफ का वोट आना चाहिए। जब तक कांग्रेस ये स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगी तब तक उसको मुश्किल बनी रहेगी। मैं बता रहा हूं कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी ने भूपेंद्र हुड्डा का भी नुकसान किया। अगर ऑनेस्ट एनालिसिस होगा और जो दाग भूपेंद्र हुड्डा जी की खामियों पर लगेंगे कि ये वजह से आपकी खामियां थी जिस वजह से आप हारे, सेम के सेम उनका रिपीट हो जाएंगे भूपेंद्र हुड्डा पर, कि भूपेंद्र हुड्डा के बाद भूपेंद्र हुड्डा को लाएं, तो फिर यही प्रॉब्लम होगी। सर बीजेपी ने एक बात पूरे चुनाव अभियान में बहुत सफलतापूर्वक इलेक्टोरेट को कन्वे कर दी, बात गांठ बांध ली सबने कि हुड्डा समर्थक खुद अपने मुंह से कह रहे थे हमारा राज आ गया, जाटों का राज आ गया। तो बीजेपी ने इसका काउंटर ये चल दिया कि भाई जाटों का राज आ गया, 35 जात का राज गया। देखिए, ये ये बात तो जो लोग हैं, इलेक्टोरेट है, वो खुद समझता है, क्योंकि वो डेली उसको झेलता है। जब बाजार के अंदर शहर में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती है, तो उसके साथ उसकी क्या गति होती है ये वो झेल चुका है। तब वो डर के रहता है, तब वो परेशान रहता है। पुलिस थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे कितना अन्याय हो जाए उसके साथ, सुनवाई उसी समाज की होती है। इवन पुलिस का थानेदार परेशान रहता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो किसी कारण से किसी एक व्यक्ति को जो दूसरे समाज का था, नॉन जाट था, उसको जाकर किसी थानेदार से काम करवाना था। और सिफारिश जो है वो टॉप लेवल से थी कि इनका ये इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए। वो गया, वहां जाकर उसने बातचीत की। तो थानेदार के ये कमेंट थे कि देखो, आप लोग आते हो तो कितनी तमीज से बात करते हो,
और वो लोग आते हैं तो बवाल काट देते हैं। मतलब अफसरशाही भी परेशान हो जाती है। तो ये सब चीजें एक चीज क्लियर करते हैं कि हमारा कोई आक्षेप नहीं है किसी समाज के प्रति, लेकिन सत्ता में अगर वापसी करनी है तो व्यवहार में बदलाव लाना तो जरूरी है। मिलजुल कर रहना होगा सबको। और आपको याद होगा 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो सरकार ना चले इसके लिए दंगे हुए 2016 में। रोहतक जैसे शहर को तो पूरी तरह से जला दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वहां कपड़े की, उसको पूरी तरह से जला दिया गया। और अगर सिंपैथेटिक सरकार ना होती, खट्टर साहब ने जिनका जितना नुकसान हुआ वो सरकारी खजाने से भरवाया, तो लोग बच गए, नहीं तो सब लोग सड़क पे आ गए। और फिर उस समय भूपेंद्र सिंह परिवार का ये कहना, जहां से निकले हैं वहीं बांट देंगे। तो इन चीजों को लोग भूलते थोड़ी है। पॉलिटिक्स में तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। एक शब्द पूरी जिंदगी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो सर, एक मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। कल मेरी कुछ मित्रों से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि हुड्डा समर्थक बहुत गहरे सदमे में है, हरियाणा में अवसाद में है, ऑलमोस्ट डिप्रेशन एंड डीप शॉक। और उनको कहीं ना कहीं एक बात का एहसास हो गया है कि अब राज कभी नहीं आएगा। देखिए सर, पॉलिटिक्स में ये तो नहीं कह सकते कि राज कभी नहीं आएगा। स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आप अपनी स्ट्रेटजी बदल लीजिए। नहीं, सर्व समाज का तो आएगा, अगर सर्व हाँ समावेशी बनेंगे तो आएगा। हाँ, लेकिन हाँ, अभी अगर आपने जाट कहा ना, अगर ये कहा कि हम ही आएंगे तो नहीं। हाँ तब नहीं आएगा। तो सर, हम तो हमेशा कहते हैं कि सारे समाज का नेतृत्व, सारे समाज की हिस्सेदारी, सारे समाज की भागीदारी और सबको बराबर सम्मान, सबका बराबर हक ही तो राज्य में होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए। और वो समय चला गया जब कोई भी हाँ पार्टी अपनी मर्जी करती थी। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप एक गलत कदम उठाइए, आपकी थू होने लगेगी तुरंत, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो कोई कितना दबंग समाज हो, आज की डेट में वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। छोटी छोटी घटनाएं इतना बड़ा रूप ले लेती हैं, सेंटर तक काम करना पड़ता है। बंगाल की एक गांव में एक घटना घट जाए, उसका इम्पैक्ट सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पर आता है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया। तो ये तो करना पड़ेगा सर। ये चीज देखिए, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दो और मैसेज हैं इस चुनाव के। एक मैसेज तो ये है कि बीजेपी एस्टेब्लिश हो गई है अब हरियाणा में। एक पोल तो ये रहेगी ही रहेगी। ये पिछले दो चुनाव तक नहीं हुआ था। ये भी हो सकता था कि ये इधर उधर हो जाती पार्टी अगर नहीं, लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव जीता गया है बीजेपी के द्वारा, तो ये एक पोल की तरह हरियाणा में एस्टेब्लिश हो गई। अब इसको कोई हिला नहीं सकता, अगर कोई बहुत बड़ी बेवकूफी ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जाट समाज, जैसा आपने कहा, जाट समाज को ये एस्टेब्लिश हो गया कि अपने बूते पर हम चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो, वो नहीं होगा। ये भी हाँ एस्टेब्लिश हो। अगर सर्व समाज को लेके जाएंगे, इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार कैबिनेट के अंदर मेरे ख्याल से सबसे कम संख्या होगी जाट प्रतिनिधियों की, सबसे कम। तो कहां मुख्यमंत्री की कुर्सी लेते लेते कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जीता है जिसको आप डिप्टी सीएम बना सके जाट समुदाय में से। बीजेपी ने 2014 में जब सत्ता में आई थी तो ये कोशिश की थी कि जाट समुदाय के को साथ लेके चले। इसलिए कैप्टन अभिमन्यु को बड़े मुख्य पद दिए, सबको दिए। पिछली बार भी तीन तीन जो है जाट समुदाय के लोग रखे और बड़े इंपॉर्टेंट पद उनको दिए। इस बार बीजेपी को जरूरत ही नहीं है देने की। नॉर्मल कैबिनेट वो दिया जाएगा क्योंकि जीते ही 6 हैं।
6 में भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 से ऊपर आप दे नहीं सकते। बाकी समाजों को भी तो एडजस्ट करना है। सबसे ज्यादा पंजाबी जीते हैं, फिर ब्राह्मण जीते हैं, एससी जीते हैं। एससी में कम से कम 2 टिकट आपको 2 कैबिनेट के मंत्री बनाने पड़ेंगे, एक चरमकार समुदाय से और एक वाल्मीकि समुदाय से, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। 2 वो बनाने पड़ेंगे, एक गुर्जर बनाना पड़ेगा, 2 यादव बनाने पड़ेंगे, ओबीसी बनाने पड़ेंगे, सीएम स्वयं ओबीसी हैं। तो आपको अगर सबको सम्मानित करना है तो संख्या ही नहीं बचेगी। पर कुल मिला के सर, ये मैं ये मानता हूं कि हरियाणा का ये चुनाव भारतीय राजनीति का ट्रेंड सेटर बनने जा रहा है और अब एक नई एरा शुरू होगी भारतीय राजनीति में। और भाजपा समर्थक, भाजपा कैडर जो 4 जून के सदमे से, मुझे लगता है इस विजय के साथ अब बाहर आ जाएगा और भाजपा एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अब आगे की अपनी रणनीति बनाएगी। सर देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह से आपसे एग्री करता हूँ। ये एक अलग विषय भी है चर्चा करने का। जी एक तो जिस तरह से मोदी जी जो है, उनका उत्साह जो है 4 जून के बाद जो बिल्कुल दिख रहा था कि वो डिमोरलाइज हो गए हैं, उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं। जी और एक जो ये ट्रेंड सेट हो रहा था और कांग्रेस उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी अब डाउनवर्ड जा रही है, एक एक करके वो कई जगह चुनाव हारेगी, हमारा समय आएगा, उसके ऊपर रोक लग गई। वो वाला जी जो भाव है वो समाप्त हो गया। अब लोगों की थिंकिंग में झारखंड और महाराष्ट्र के जो आगे के चुनाव हैं, वो एक नई सोच के साथ आए। जी और बीजेपी को मुझे लगता है एक, देखिए मैं तो समालोचना में ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि जो तृप्तिकरण की बीजेपी कोशिश कर रही थी, मोदी जी कोशिश कर रहे थे, वो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। ये बात उनको जम्मू कश्मीर से समझनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए कितना काम किया, शांति के अलावा उन लोगों को कितना दिया, वहां पर वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। घाटी के अंदर, जम्मू के अंदर तो जीत पाए। तो बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी। 2-3 चीजों की गुंजाइश बीजेपी को करने की जरूरत है। जैसे सिस्टम में अपने पक्षीय कैसे बना दें, बीजेपी पक्षीय कैसे बना दें। 10 साल के राज के बाद भी सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी जो पक्षीय राज नहीं है, हालांकि ये बात थोड़ी गलत लग सकती है, लेकिन उसके बिना सिस्टम चलता नहीं। आपका नैरेटिव कौन खड़ा करेगा? आपका नैरेटिव खड़ा करने वाले लोग तो होने चाहिए ना, विद इन द सिस्टम भी होने चाहिए। विद इन द सिस्टम जो है, लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, मेरे को ऐसे किससे मालूम, और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अफसर को सीएम का मैसेज जाए कि ये काम कर दो, और अफसर कह दे मैं नहीं करूंगा, और उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो। ओम प्रकाश चौटाला जो है, वो अगर कोई अफसर, आईएएस ऑफिसर उनको मना करता था काम करने को, तो वो सिर्फ टेढ़ी आंख दिखाते थे और अफसर कहता था सर काम हो जाएगा। तो ये वाली जो खामियां अभी बीजेपी में, मुझे लगता है सर, बीजेपी को सत्ता में कैसे आना है ये तो आ गया है, लेकिन सत्ता को चलाना कैसे है, अपना नैरेटिव क्या सेट करना है, वो अभी नहीं आया। उसमें मुझे अभी भी खामियां नजर आती हैं। इसकी वजह से बीजेपी को इसका नुकसान होता है। काम तो आफ्टर सर, ऑल जी। बड़ी अच्छी चर्चा रही सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एनालिसिस, तो मैं शुरू से आपके एनालिसिस का कायल रहा हूं, और आपने जो शानदार, जो आपने जो विश्लेषण किया था इस पूरे चुनावी परिदृश्य का, वो बहुत सही निकला है। सर आगे आपसे चर्चा होती रहेगी। अभी तो चलिए शपथ ग्रहण होगा, नई कैबिनेट बनेगी, उसके बाद देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना है, आपका भी अगले वीडियो में बहुत फिर से मिलते हैं। थैंक जी यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।